हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा विलियम रूटो। तो अभी केन्या में 55 वर्षीय विलियम रूटो ने देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। विलियम रूटो ये 2013 से केन्या के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं। क्या नाम है? विलियम रूटो। अभी आपको याद है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? यायर लैपिड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे शहबाज शरीफ। और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जेम्स मारेप। केन्या की कैपिटल क्या होती है? नैरोबी। और यहां पे बताओ किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। और केन्याई शिलिंग यहाँ की करेंसी है, याद रखना। ये बढ़ते आगे। अब आप बताइए, यूनाइटेड अरब अमीरात की मुख्य स्वास्थ्य सेवा कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स। इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्राइवेट कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित भारतीय उद्यमी है डॉक्टर शमशीर वयालिल, उनके स्वामित्व वाली ये कंपनी है। आप जानते हो भी सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, अभी ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी ऋषभ पंत बने, उससे पहले अक्षय कुमार भी बने थे। रवि शास्त्री फैनकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने। और महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस जो एक स्टार्टअप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी याद रखना, कर्नाटक ने रॉबिन उत्थप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और कर्नाटक ने ही कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप को पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, याद रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो आंसर होगा जोआओ लोरेंको। तो जोआओ लोरेंको अभी इन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ये जो अंगोला है इसकी कैपिटल लुआंडा होती है, करेंसी है अंगोलन कोजा। आप जानते हो भी यूके की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? लिज ट्रस बनी। आइवरी कोस्ट के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? पैट्रिक अची। और फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बोर्न। ये नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी 2022-23 के लिए ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा विनोद अग्रवाल को। तो अभी ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को 2022-23 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। ये वॉल्वो आइशर कॉमर्शियल व्हीकल के एमडी सीईओ हैं विनोद अग्रवाल। और यहाँ पे इन्होंने किनका स्थान लिया? मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष केनिची आयुकावा का। ये जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, ये भारत में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्र निकाय है। बाकी आप जानते हो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने? बीके त्यागी। डीआरडीओ के चेयरमैन बने समीर वी कामत। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की, इनके सचिव बने अभी राजेश वर्मा। बढ़ते आगे। ये अच्छा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि अभी किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है जिसका नाम है राखीगढ़ी, और वहीं पे स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। ये गांव सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी है। इस संग्रहालय में 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां पे स्थापित होगा? हरियाणा में। आप जानते हो यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सी है भारत में? तो आंसर होगा धोलावीरा। ये आपको गुजरात में मिलेगी। ये भी हड़प्पा का एक स्थल है। कोटड़ा द टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप बताओ, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मई को। और भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा तंजावुर तमिलनाडु में। हमारी जो वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमन, बताओ उन्होंने कहां पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा में। और इसको नाम क्या दिया था? धरोहर। आपसे पूछे कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर में आपको याद होगा इस बार योग दिवस का आयोजन भी हुआ था। कब होता है योग दिवस? 21 जून को। प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहां पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था?
नई दिल्ली में। फिर बताओ भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहां पर है? लोथल, गुजरात में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम आपको कहां पे मिलेगा? केरल में। भारत का पहला राष्ट्र पुलिस संग्रहालय बनाया जा रहा है दिल्ली में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो अगर नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो कोहिमा के सेईहामा गांव में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माने जाने वाली नागा मिर्च, इसको दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में टॉप 5 में रखा गया है। और इसे ही राजा मिर्च या भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। और नागालैंड के पास इसका जीआई टैग भी है। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस राज्य की एक मशहूर मिर्च है डले खुर्सिनी, जिसे अभी जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा सिक्किम। और अगर पूछे कि किस राज्य की सिराखोंग मिर्च और तामेंग लोंग संतरे को अभी जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा मणिपुर। इसी तरह से हरमल मिर्च का नाम भी न्यूज में था, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये गोवा की है। और याद रखना, राष्ट्र ई विधान सिस्टम को लागू कर देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी नागालैंड की। कैपिटल इसकी कोहिमा है, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदौर। इसका मतलब कि अब इंदौर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा। यानी अब इंदौर में किसी भी व्यक्ति को खोजना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का कोड डालना होगा, एक एप्लीकेशन होगी इसमें, वहां पे आप इसका कोड डालेंगे और आपको उसके घर की लोकेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करके भारत का पहला शहर बन गया है। और हमने कहा इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज होगा और उस एप्लीकेशन का नाम रखा है पता एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन क्या करेगा? जैसे मान लो आपका कुछ भी एड्रेस है, फलाना 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 डीकरा डीकरा डीकरा, बहुत लंबा एड्रेस है, उसको एक छोटे से कोड में बदल देगा। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कोड को इस एप्लीकेशन में डालेगा तो उसको आपके एड्रेस की सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो वन लाइन में क्या याद रखोगे? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर इंदौर। और आपको याद है भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड शहर ये भी है इंदौर। और बताओ भारत का पहला भी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। और अभी अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा कोलकाता। और वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला शहर है आगरा। 24 घंटे 7 दिन नल से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर उड़ीसा का पुरी है। और सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अच्छा, वाराणसी अभी एक और कारण से न्यूज में था, आप बताओ किस कारण से न्यूज में था? हम बढ़ते आगे। चलो बताओ भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो आंसर होगा बीएसएफ। आप जानते हो भारत पाकिस्तान सीमा पर हमारी बीएसएफ तैनात है। तो बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। बीएसएफ स्थापना होती है 1965 में और डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। आपको याद है ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा, इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, सीमा रेखा है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसे किसने शुरू किया? तो चेन्नई के मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड ने। लागत आई है 165 करोड़ रुपए की। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। आप जानते हो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहां पे स्थापित की गई थी? तो गुजरात में स्थापित हुई थी। अच्छा, देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां पे हुआ? पूर्णिया, बिहार में। बताओ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बताओ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। अभी टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट भी चालू किया था, ये याद रखना। अबे रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहां पे खुलेगा?
हजीरा गुजरात में। और केवीआईसी ने गुजरात में ही शुरू किया था पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। चलो बताओ, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को डेवलप किया था किस आईआईटी ने? तो आईआईटी रोपड़ आंसर होगा। याद रखना ये सारे पॉइंट, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में बनने जा रहा है। अभी तेलंगाना विधानसभा ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है और ये वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। और विश्व स्तर पर बात करोगे तो ये रशिया और चाइना के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? वन संसाधनों का संरक्षण करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण फसलों के प्रसार के लिए उपयुक्त तरीके विकसित करना। आपको पता है दुनिया के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बना? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में। भारत के बाहर पहला आईआईटी ये यूनाइटेड अरब अमीरात में मिलेगा। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा। और भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हमने कब मनाया था? 11 सितंबर को। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आई थी। आपको याद हो तो उसमें वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करोगे तो सबसे ज्यादा वन आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा मिलेंगे मिजोरम में। वैसे हमारे वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे अगस्त महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा सिकंदर रजा को। जिम्बाब्वे के हैं ये सिकंदर रजा, जिनको अभी आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। आप पूछोगे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया अगस्त के लिए? तो तहलिया मैकग्रॉ को चुना है। ये कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में है और यहाँ के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे। बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप, पहला पॉइंट तो याद रखो ये हुई कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। जिसको किसने जीता? भारत ने। किसे हराया? नेपाल को। ये इसका 7वां संस्करण था और इसमें भारत के जो कप्तान हैं वन लाल पेका गुइटे, उनको टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर रहे साहिल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। आप जानते हो अभी 2021-22 सीजन के लिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया मनीषा कल्याण को। और फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे? भारत में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में राचेल हैंस ने संन्यास की घोषणा कर दी। ये किस देश की प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है राचेल हैंस। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2009 में डेब्यू किया था और तीनों फॉर्मेट में 150 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 वैश्विक खिताब भी ये जीत चुकी हैं। राचेल हैंस याद रखना ऑस्ट्रेलिया की है। अभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने भी वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। उसी तरह से इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारत की मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अभी वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, भी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। तो बताओ, अभी किस टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा रॉजर फेडर। तो स्विस टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडर और अभी इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे रॉजर फेडर। अभी इन्होंने इस साल लंदन में जो लेबर कप होंगे उसके बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब विंबलडन के रूप में 2003 में जीता था। हमने कहा टोटल 20 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीत चुके हैं ये। और तो 20 कौन कौन से हैं? 6 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 1 फ्रेंच ओपन है, 8 विंबलडन ओपन है और 5 यूएस ओपन है। और आपको याद होगा अभी 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। चलो मुझे बताओ, अभी पीछे हमने पढ़ा भी था, तो आप बताओ, पहले आपसे पूछूंगा मैं कि किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का भी निधन हो गया, जिन्हें 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था और यह अवार्ड पाने वाले ये पहले टेनिस कोच बने थे।
देखते पीछे की चीजें कितनी आपको याद है, इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ेंगे आगे। फिर आप बताइए अभी भारत के 76 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रणव आनंद। तो बंगलुरु के शतरंज प्लेयर हैं ये प्रणव आनंद, और अभी भारत के 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इनसे पहले 75 नंबर के बने थे वी प्रणव, 74 नंबर के बने थे राहुल श्रीवास्तव, और 73 नंबर के भरत सुब्रमण्यम बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथ आनंद है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम कई बार हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का? चलो इस बार आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी किसने रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा पीसी बाल सुब्रमण्यम ने। तो लेखक हैं ये पीसी बाल सुब्रमण्यम, और अभी इन्होंने अंग्रेजी में एक बुक लिखी है जिसका नाम है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ये जो है पीसी बाल सुब्रमण्यम, इनकी 2010 में पहली पुस्तक आई थी रजनी पंचतंत्र, उसके बाद ये बुक लिखी है इन्होंने। ये एक पब्लिक स्पीकर है और 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप जानते हो अभी द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम की बुक को किसने लिखा था? योगेंद्र सिंह ने। और ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। अभी अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा था डॉक्टर सोनू फोगाट ने, और इस बुक को लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अभी नेस्कॉम के जो पहले अध्यक्ष थे हरीश मेहता, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजन। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी किसने विल पावर नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा सोजर्ड मॉरेन ने। पूर्व डच फील्ड हॉकी प्लेयर और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच हैं ये सोजर्ड मॉरेन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। इस बुक में इन्होंने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने असफलताओं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, आंतरिक राजनीति से कैसे निपटा और टीम के साथ तालमेल बनाए रखा। नाम याद रखना सोजर्ड मॉरेन। अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा, और राजेश तलवार ने द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा। अच्छा, यहाँ पे विल से आपको एक नाम याद आएगा, एक्टर हैं विल स्मिथ। इनकी आत्मकथा का नाम विल है, और आपको याद होगा ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को ही मिला था किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और 2022 के ऑस्कर का ये कौन सा संस्करण है? 94th। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अभी सितंबर 2022 में किसने नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो अभी नई दिल्ली में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक बी आर अम्बेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है। इसे ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंड ने प्रकाशित किया, और इसकी प्रस्तावना लिखी है राज्यसभा सांसद इलैया राजा ने। आप जानते हो अभी फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी को लिखा था पवन सी लाल ने। किरण बेदी ने कौन सी बुक लिखी थी? फियरलेस गवर्नेंस। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से बुक लिखी थी। अभी चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अभी अशोक बल गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा, ये तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम की बुक को किसने लिखा? जीवेश नंदन ने। तो एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उन्होंने अभी ये जो बुक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस बुक को रिलीज किया। ये बुक कविताओं का कलेक्शन है जिनको लिखा है जीवेश नंदन ने। ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने इससे पहले महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी नाम की बुक भी लिखी थी। आप जानते हो अभी पीसी बाल सुब्रमण्यम रजनी मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम से बुक लिखी। सानिध्य शर्मा जम्मू कश्मीर की छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची हो क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी कौन सी? रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। संयुक्ता दास लॉकडाउन एंड लिरिक्स नाम की बुक को लिखा इन्होंने।
जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था। याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल दुनिया भर में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनुष्य के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद करने का एक दिन है। वैसे 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। और ये दिन क्यों मनाते हैं? तो भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ये दिन घोषित किया था। तब से हर साल ये दिन हम मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के मैसूर के कोल्लार जिले में। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब मिला था डॉक्टर मोक्षगुंडम को? तो आंसर होगा 1955 में। तो 15 सितंबर को 2 दिन हो गए आपके, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 सितंबर को। तो हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी देशों को हमारी ओजोन लेयर को बचाने के लिए ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। बात करेंगे थीम क्या है इस बार की? पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल सपोर्ट। याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 सितंबर को। तो हर साल विश्व भर में 15 सितंबर को ये वर्ल्ड लिम्फोमा डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। लिम्फोमा ये गांठों का एक प्रकार का कैंसर होता है जो अन्य प्रकार के कैंसर से थोड़ा अलग होता है। ये शरीर में किसी भी जगह हो सकता है। लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को, ये याद रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। थीम है मेडिकेशन विदाउट हार्म। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। तो देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है। और आप जानते हो ये तो है नेशनल हिंदी डे। हम वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना अब कि 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका उत्तर आप ही लोग देना। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस जूलॉजिकल पार्क को देश की सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो अभी दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं चेन्नई का अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क गार्डन रहा। आपको याद है ये जो चेन्नई में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। जबकि नागपुर महाराष्ट्र में जो महाराज बाग चिड़ियाघर है, ये भारत में सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जूलॉजिकल पार्क भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में बनेगा ये। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्वाति पीरामल को। तो भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है ये स्वाति पीरामल, और इनको फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत रखने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। वैसे आपको बता दूं, 2006 में उन्हें फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ये उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है।
देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। वैसे आपको याद होगा, अभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उनको भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं शेवलियर दी ला लीजन ऑफ ऑनर। अभी पेरू का सर्वोच्च राजनयिक सम्मान किसे मिला था? अर्देशिर बी के दुबाश को। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था दलाई लामा को। और जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोवंश के इलाज के लिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया। इसका मकसद क्या है? पशुओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। तो इसके तहत हर जिले में कम से कम 1 या 2 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। क्या आपको याद है अभी चारा विजय योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अभी छत्तीसगढ़ ने ही गोधन न्याय योजना भी शुरू की थी। चलो बताओ, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहां पे शुरू हुई? तमिलनाडु के चेन्नई में। और जानवरों के लिए भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम है एनोकोवैक्स। आपको याद है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना था? इक्वेडोर। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खुलेगा? मेरठ में। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस यह मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलो बताओ, देश की पहली नाइट सफारी कहां पे खुलेगी? लखनऊ में। मवेशियों को गोद लेने से संबंधित एक योजना है जिसको बोलते हैं पुण्यकोटि दत्तू योजना। ये शुरू की है कर्नाटक ने। और इसी योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक कन्नड़ एक्टर हैं, नाम है उनका किच्चा सुदीप। अच्छा, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल कहां पे खुला? असम में। अभी लंपी रोग काफी फैल रहा है, आपको पता है, जो कि एक त्वचा रोग है, जानवरों में है, मवेशियों में फैल रहा है। और भारत ने अभी उसका पहला स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? लंपी प्रोवैक। वैसे हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। बताओ, इन्होंने अभी कहां पे भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने काकाडू नाम से एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत से आईएनएस सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने इस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है काकाडू, इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस अभ्यास की मेजबानी किसने की? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने की। इस अभ्यास में 14 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। अभी आपको याद होगा, अगस्त के महीने में भी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था, जो कि एक एयर एक्सरसाइज था। उसमें भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री का नाम बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। नरेश कुमार। तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का भी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए पदार्पण किया और रिकॉर्ड 101 विंबलडन मैच खेले। उन्होंने अपने करियर में 5 सिंगल्स खिताब भी जीते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वे 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले टेनिस कोच बने थे। नाम था नरेश कुमार। यहां से देखो, एक और स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है ना? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। ये चारों ग्रैंड स्लैम आपके हो चुके हैं 2022 के। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हम कई बार पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में। अभी आपको बताना है, हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अभी 5 लाख रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। इससे पहले 2 कौन से हैं ऐसा करने वाले? तो आंसर होगा HDFC बैंक और ICICI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य अभी टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जल संरक्षण और संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में टोटल 8,462 यानी कि 8,472 झील के निर्माण हुए और इसी के साथ ये टॉप पर रहा। तो अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए पानी का संचयन करना। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे रहा राजस्थान और पांचवे पे तमिलनाडु रहा। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहले स्थान प्राप्त किया। गोरखपुर 244 के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 231 झीलों के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। अच्छा, ये अमृत सरोवर परियोजना कब शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 24 अप्रैल 2022 को। याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में कश्मीर में किस झील पर भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया? तो आंसर होगा मानसबल झील। तो अभी भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी कैडेटों को ट्रेनिंग देने के लिए 33 सालों के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। तो जम्मू कश्मीर के लगभग 100 एनसीसी कैडेट इस ट्रेनिंग शिविर में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली में 1990 के दशक की शुरुआत में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के कारण इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को बंद कर दिया गया था और अभी 33 साल फिर से इसको शुरू किया गया। एनसीसी स्थापना होती 1948 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गुरबीर पाल सिंह और इसका मोटो होता है एकता और अनुशासन। आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक है और विश्व की कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील बोलेंगे तब भी कैस्पियन सागर है, या सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलेंगे तब भी कैस्पियन सागर आंसर होगा। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील है, ये रशिया में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका लेक, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर मिलेगी आपको। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है वॉन झील, ये आपको टर्की में मिलेगी। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक है। और भारत की वुलर झील है जम्मू कश्मीर की। वैसे झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13वां एटीएम खोला है, कहां पे? डल लेक पे, यह भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखना, गुजरात में जो अहमदाबाद महानगर पालिका का मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट, तो याद रखना अभी गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से संचालित AMC यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद महानगर पालिका मेडिकल एजुकेशन कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद हो, अभी अहमदाबाद में जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम भी बदल के नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया था। और इस स्टेडियम की खास बात क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको याद दिलाऊं तो अभी गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी किया गया। अभी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम मां शाकंभरी के नाम पे रखा गया था। राजपथ का नाम बदल के क्या रखा गया? कर्तव्य पथ, ये याद रखना एक तो। और पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार ये भी अभी मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको याद हो तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने एक मिलिट्री कैंप का नाम, एक स्टेशन का नाम बदल के देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ही इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। आप जानते हो IPL 2022 का जो 15वां संस्करण है किसने जीता? अहमदाबाद टीम ने। उसी को तो गुजरात टाइटंस कहते हैं। अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की लिस्ट में शामिल भी किया गया था। और 36वें नेशनल गेम्स 2022 में कहां पे? गुजरात में होने, जिसका मैस्कॉट क्या है? सवज, मतलब होता है शावक। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको मैं साथ के साथ बता रहा हूं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।